नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका डॉक्टर भल्ला होम्योपैथी क्लिनिक में। आज मैं आपसे बात करूंगा महिलाओं की समस्या के ऊपर। महिलाओं की वो समस्या जो पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पेट फूल जाता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। इस समस्या को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या क्या लक्षण आते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि नॉर्मल कंडीशन क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, मेंसेस आने वाले होते हैं, तो ओवरीज में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स ओवरीज बनाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी की अंदर की जो लाइनिंग है वो थिक होना शुरू हो जाती है। उसके थिक होने का कारण ये होता है कि उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वहाँ पे आके वो प्लांट हो सके, अपनी जड़ बना सके। अगर वो फर्टिलाइज्ड एग वहाँ पे नहीं पहुँच पाता तो वो लाइनिंग जो है, वो जो थिक हुई सेल्स की टिश्यू की लाइनिंग है वो झड़ जाती है और ब्लीडिंग के थ्रू वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, या उसे मेंसेस भी कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब यही सेल्स जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग बनाते हैं, जो अंदर वो टिश्यू मौजूद है, जब वो अंदर के साथ साथ बाहर भी कहीं और हो जाए, यूट्रस के ऊपर, फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर, ओवरीज के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, तो जब वो अंदर के साथ साथ बाहर भी मौजूद हो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में जैसे हार्मोन्स को यूट्रस की अंदर की लाइनिंग रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया करती है उन केमिकल्स की वजह से, जब वो केमिकल्स बनते हैं तब जो बाहर वो जो सेल्स मौजूद हैं यूट्रस के बाहर, वो भी उसी तरह ही रिस्पॉन्ड करते हैं। उनमें भी वो थिकनेस आ जाती है और वो भी झड़ के ब्लीड करते हैं, ब्लीडिंग होती है। मगर समस्या ये आती है कि यूट्रस के बाहर जो वो टिश्यू मौजूद है उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो जो झड़े हुए सेल्स हैं, शेड हुए सेल्स हैं और ब्लीडिंग है, वो यूट्रस की सराउंडिंग्स में पड़े रहते हैं और उसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन, और उसके साथ साथ ब्लीडिंग होती है और दर्द होता है, तो वो ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाती, तो ये एक समस्या बन जाती है। इसके साथ साथ अगर ओवरीज में ये टिश्यू मौजूद होता है तो वहाँ पे वो सिस्ट फॉर्म कर देता है। सिस्ट जो एक थैली है जिसमें कि चाहे पानी भरा रहे या खून भरा रहे, वो चॉकलेट कलर की अपीयरेंस होती है उसकी, जिसकी वजह से उसे चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में ये सब कुछ होता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से स्कार टिश्यू बन जाता है। स्कार टिश्यू बनने की वजह से झिल्ली बनती है जो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ देती है, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। जैसे कि ओवरीज के ऊपर वो बैंड जो है, झिल्ली बनती है, वो फैलोपियन ट्यूब्स के साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। आम जब कंसीव नहीं कर पाती एक लेडी, तो टेस्ट कराने पे पता लगता है कि जी ट्यूब्स बंद हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी वो चीज़ हो जाती है। अब ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, वो वाले सेल्स जो कि यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में मौजूद हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं, वो है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस का बाहर का हिस्सा, यूट्रस की सराउंडिंग्स जो यूट्रस के आसपास के ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे एक झिल्ली मौजूद रहती है जिसको कि पेरिटोनियम कहा जाता है, वहाँ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में हो सकता है। इसकी वजह से लक्षण आते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? जब पीरियड्स का टाइम आता है तो इन जगहों में जहाँ जहाँ वो सेल्स मौजूद हैं, वो टिश्यू मौजूद है, जैसे कि एंडोमेट्रियल टिश्यू कहा जाता है, वो टिश्यू थिक होगा, थिक होके झड़ के ब्लीड करेगा। तो जब भी मेंसेस आएंगे, तो जब
अगर वो रेक्टम में या इंटेस्टाइन्स में मौजूद है टिश्यू तो वहाँ पे दर्द होगा बहुत ज़्यादा और ब्लीडिंग होगी मेंसेस के टाइम पे। यूरिनरी या ब्लैडर में अगर मौजूद है तो वहाँ से यूरिनरी पेनफुल यूरिनेशन होगा मेंसेस के टाइम पे और ब्लीडिंग भी होगी। यूट्रस के आसपास अगर मौजूद है तो पीरियड्स के टाइम पे दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे सूजन है, दर्द है, सूजन की वजह से दर्द हो जाता है, तो ये सारी तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक करने के कुछ तरीके हैं, क्योंकि सूजन और दर्द की वजह से मरीज़ ज़्यादा परेशान रहता है तो पेन किलर्स दिए जाते हैं, सूजन कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, वो उस लाइनिंग को थिक नहीं होने देते और ब्लीडिंग नहीं होने देती वो दवाइयाँ। तो जब तक मरीज़ वो दवाइयाँ खा रहा होता है उसको उस तकलीफ से आराम रहता है दवाई लेने तक। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जहाँ जहाँ पे वो टिश्यू मौजूद है, जो एबनॉर्मल जगह पे मौजूद है, उसे रिमूव करना या उसे डिस्ट्रॉय कर देना सर्जिकली। उसके अलावा जो सिस्ट्स हैं ओवरीज में बनी हुई, उन सिस्ट्स को रिमूव करना या उन्हें ड्रेन कर देना, उन्हें निकाल देना वहाँ से। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो यूट्रस को निकाला जा सकता है। जैसे किसी की फैमिली कंप्लीट है, अब आगे और बच्चों की ज़रूरत नहीं है, बच्चे हैं, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तब दिक्कत आ रही है, तो उसमें वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स के यूट्रस रिमूव कर दिया जाए, जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। उसके अलावा अगर ओवरीज में समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, दवाइयों से इलाज नहीं हो पा रहा, तो सलाह दी जाती है कि ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए। ओवरीज रिमूव करने की क्रिया को ओवरेक्टमी कहा जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं सर्जिकल जो इन समस्याओं के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं जो इस समस्या के लिए दी जाती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि सीपिया, पल्सेटिला, लैकेसिस, मैगफॉस, कोलोसिंथिस, मेलिलोटस ऑफिशिनेलिस। तो ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस समस्या में काम आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लक्षणों के आधार पर ये दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। फिर भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ अपने आप मत खाइए। ये सारी तकलीफ़ जो आपको मैंने बताई, इसके कुछ जो ये ट्रीटमेंट्स बताए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मदद हुई होगी इस बीमारी को समझने में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।